नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी साहित्य में मैं हूं सिंह सर हितेंद्र सिंह। आज राष्ट्रीय काव्य धारा की प्रवृत्तियों की विवेचन हम करेंगे। इसके अंतर्गत उत्तर छायावादी काव्य की मुख्य प्रवृत्तियों की हम चर्चा करेंगे, जो कि उत्तर छायावादी युग में तीन प्रवृत्तियां मुख्य रूप से हमें देखने मिलती है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य, प्रेम और मस्ती का काव्य तथा हास्य व्यंग्य का काव्य। राष्ट्रीय काव्य धारा की प्रवृत्ति यह वो समय था जब हम पारतंत्र में थे, हम पराधीन थे, हम अंग्रेजों के अधीन थे। कुछ समय बाद स्वतंत्रता संग्राम की मशालें जल उठी थी, परंतु यह 1930 का समय, इस समय राष्ट्रीय काव्य धारा की तीन प्रवृत्तियों में से पहली प्रवृत्ति राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य। उत्तर छायावादी काल राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के ज्वार का काल था। इस समय स्वाधीनता के लिए संघर्ष तीव्र गति से चल रहा था। इस संघर्ष से कवि और लेखक भी अछूते नहीं रहे। 1930 के आसपास हिंदी लेखकों की एक ऐसी पीढ़ी अस्तित्व में आई जिन्होंने काव्य रचना के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में भी भाग लिया। बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि ऐसे ही कवि थे जिन्होंने अपने काव्य में राष्ट्र प्रेम की भावना को अभिव्यक्त किया। साथ ही स्वयं भी देश की आज़ादी के संघर्ष में भाग लिया और जेल भी गए। इसलिए इन कवियों की राष्ट्रीय भावना की कविताओं में सच्चाई और भावावेश दोनों ही दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय भावनाओं की कविता में राष्ट्र के प्रति गहरी समर्पण भावना और बलिदान की इच्छा व्यक्त हुई है। उनकी प्रख्यात कविता पुष्प की अभिलाषा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। फूल न सुरबाला के गहनों में गूंदना चाहता है, न प्रेमी माला में बिंदने की कामना उसमें है। सम्राट के शव अथवा देवों के सिर पर चढ़ने की इच्छा भी उसमें नहीं है। उसकी तो केवल एक ही कामना है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। एक फूल को अपने काव्य का मुख्य विषय बनाकर उन्होंने देश हित में राष्ट्रीय भावना की चेतना को जगाने की कोशिश की है। इन कवियों ने लोगों में राष्ट्र के लिए बलिदान भावना को तो व्यक्त किया ही, साथ ही जनता की वास्तविक दीनहीन दशा को चित्रित करते हुए उनमें जागृति लाने का प्रयास भी किया। देश की शोचनीय दशा ने प्राय सभी कवियों की संवेदना को झकझोर दिया था। राम नरेश त्रिपाठी की कविता में इसी दशा की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। वह कहते हैं, धधक रही सब और भूख की ज्वाला घर घर में, मांस नहीं है निरी सांस है शेष अस्थि पंजर में, अन्न नहीं है वस्त्र नहीं है रहने का नहीं ठिकाना, कोई नहीं किसी का साथी अपना और वीराना। समकालीन दयनीय परिस्थिति का अतिशय मार्मिक चित्रण इन काव्यों के माध्यम से हमें देखने मिलता है। इन कवियों ने वर्तमान की दीनहीन दशा के साथ अतीत के गौरव की प्रतिष्ठा भी की, अपने वीरों को याद किया। इन कवियों ने ऐसी अनेक रचनाएं लिखी जिनमें भारत के प्राचीन वैभव का वर्णन था। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने विजयदशमी में राम की यशोगाथा गाई। रामधारी सिंह दिनकर ने पाटलिपुत्र की गंगा से तथा मगध महिमा में महात्मा गौतम के बुद्धत्व की कथा का वर्णन किया गया। सियाराम शरण गुप्त की मौर्य विजय, उदय शंकर भट्ट की तक्षशिला तथा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय वीरों की यशोगान गाथा का वर्णन मिलता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी रचना इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। इन कवियों ने राष्ट्र मुक्ति के लिए कविता के द्वार क्रांति का आह्वान भी किया, सोई हुई जनता को जगाने की कोशिश की। दिनकर की कविता की निम्नलिखित पंक्तियां इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। उठ भूषण की भावा रंगिनी, लेनिन के दिल की चिंगारी, युग मुर्दित यौवन की ज्वाला, जाग जाग रही क्रांति कुमारी। बालकृष्ण शर्मा नवीन का स्वर इन कवियों में सर्वाधिक सशक्त एवं ओजपूर्ण था।
दिनकर की हुंकार में राष्ट्रीय क्रांति का ओजपूर्ण आह्वान है। स्वतंत्रता के संघर्ष को गतिशील एवं ताकतवर बनाने के लिए इन कवियों ने जातीय एकता पर भी बल दिया। सभी जातियों एवं संप्रदायों में एकता के बिना स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की जा सकती, यह इन कवियों के सामने स्पष्ट था। अंग्रेज सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि हिंदुओं और मुसलमानों में फूट पड़ जाए, जिसमें वे सफल भी रहे, परंतु इन कवियों ने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा। इसी संदर्भ में सियाराम शरण गुप्त ने कहा, हिंदू मुसलमान दोनों ही एक डाल के हैं दो फूल। परंतु सांप्रदायिक सद्भाव की यह भावना यद्यपि बलवती रही, परंतु वास्तविकता में यह फलीभूत न हो सकी। इसकी अगली प्रवृत्ति प्रेम और मस्ती का काव्य। इस युग का काव्य छायावादी काव्य में भी प्रणय भावनाओं को अभिव्यक्ति मिली है, परंतु उनका प्रेम धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, शरीर से अशरीर की ओर तथा लौकिक से अलौकिकता की ओर अग्रसर होता गया। जबकि उत्तर छायावादी काल के इन कवियों के यहाँ प्रेम केंद्रीय शक्ति की तरह है। बच्चन ने प्रेम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा, यदि प्रणय जागा न होता इस निशा में, सुप्त होती विश्व की संपूर्ण सत्ता, वह मरण की नींद होती जड़ भयंकर और उसका टूटना होता असंभव। प्यार से संसार सोकर जागता है, इसलिए है प्यार की जग में महत्ता। मिलन यामिनी से ये पंक्तियाँ ली गई है, बच्चन जी की कविता। डॉक्टर तारकनाथ बाली ने छायावाद और उसके बाद के काव्य के प्रेम में एक अंतर व्यक्तिवाद को माना। यद्यपि दोनों काव्य की मूल वृत्ति व्यक्तिनिष्ठ है, फिर भी दोनों में अंतर है। उनके अनुसार छायावादी व्यक्ति चेतना शरीर से ऊपर उठकर मन और फिर आत्मा का स्पर्श करने लगती है, जबकि इन कवियों में व्यक्तिनिष्ठ चेतना प्रधान रूप से शरीर और मन के धरातल पर ही व्यक्त होती रही है। इन्होंने प्रणय को ही साध्य के रूप में स्वीकार करने का प्रयास किया। छायावादी काव्य जहाँ प्रणय को जीवन की यथार्थ विषम व्यापकता से संजोने का प्रयास करता है, वहाँ प्रेम और मस्ती का यह काव्य या तो यथार्थ से विमुख होकर प्रणय में तल्लीन दिखाई देता है, या फिर जीवन की व्यापकता को प्रणय की सीमाओं में ही खींच लाता है। नवीन जी की साकी शीर्षक कविता में यही दर्शन व्यक्त हुआ है। बच्चन का मधुशाला में भी यही दर्शन है। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का, लहरा लहरा यह शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती है मग्न रहो, बुलबुल तक की फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का, तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। प्रेम और मस्ती के इस काव्य में जीवन के प्रति किसी व्यापक दृष्टि का आभास नहीं मिलता, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कवियों ने जीवन में एक ऐसी प्रेम भावना की आवश्यकता पर बल दिया है जिसमें न आध्यात्मिक अमूर्तता हो और न ही लौकिक संकीर्णता। शराब, साकी, मदिरालय, प्याला आदि प्रतीकों के माध्यम से इन कवियों ने एक धर्मनिरपेक्ष और जीवन सापेक्ष दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की साकी शीर्षक कविता की निम्नलिखित पंक्तियां इस संदर्भ में, हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के फट जाने दे वर्क नशे में, ऐसी पिला की विश्व हो उठे एक बार तो मतवाला, साकी अब कैसा विलंब भरला तन्मयता हाला। इन कवियों ने प्रेम की अभिव्यक्ति में द्विवेदी युगीन नैतिकता और छायावादी रहस्यमयता दोनों का परित्याग किया, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इन्होंने मुक्त निर्बंध भोग का समर्थन किया। इन कवियों ने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए मदिरालय से संबंधित प्रतीकों का इस्तेमाल किया, इसलिए काव्य की इस प्रवृत्ति को हालावाद की संज्ञा भी दी गई है। वस्तुतः प्रेम और मस्ती का यह काव्य स्वच्छंदतावादी भावधारा का ही विस्तार है। स्वानुभूति और तीव्र भावावेग इस काव्य की विशेषता है। एक और गुण जो इस काव्य में नजर आता है वह है उल्लास और जोश का भाव। यह जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है, आगे बढ़ना और बढ़ते चले जाना। परंतु इस भाव दृष्टि की सीमा यह है कि कवियों के सामने यह स्पष्ट नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवती चरण शर्मा जी की पंक्तियाँ
भगवती चरण वर्मा जी की ये पंक्तियाँ, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिले चले। इसकी अगली प्रवृत्ति हास्य व्यंग का काव्य। इस युग की तीसरी प्रवृत्ति हास्य व्यंग प्रधान कविताओं की है। हास्य व्यंग के लेखन की प्रवृत्ति भारतेंदु युग में अत्यधिक प्रबल थी, परंतु द्विवेदी युग में आर्य समाजी नैतिकतावादी दृष्टिकोण का जोर होने के कारण हास्य व्यंग की धारा क्षीण सी हो गई थी। यद्यपि उत्तर छायावादी युग में हास्य व्यंग की रचनाएं पर्याप्त मात्रा में हुई, परंतु महत्व की दृष्टि से उन्हें विशेष उल्लेखनीय नहीं कहा जा सकता। इस युग के हास्य व्यंग लेखन में मुख्यतः सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में व्याप्त पाखंड तथा भ्रष्टाचार पर व्यंग किया गया। कभी कभी राजनीति को भी व्यंग का माध्यम बनाया गया। इस तरह के काव्य में हास्य की मुखरता और व्यंग की तीव्रता स्वाभाविक रूप से व्यक्त हुई, परंतु इस युग के इस तरह के काव्य की सीमा यह है कि जीवन यथार्थ की गहरी समझ के अभाव में और व्यापक जीवन दृष्टि न होने के कारण इन कविताओं में न तो निराला की इसी दौर के काव्य में व्यक्त व्यंग जैसी गहराई आई और न ही प्रगतिवाद दौर में राम विलास शर्मा, नागार्जुन आदि कवियों जैसी गहरी सामाजिक दृष्टि। यही कारण है कि यह काव्य हल्की सी चुटकी लेकर